तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ यक्षलोक की राजकुमारी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नौरंगपुर राज्य में चंद्रसेन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ी बड़ी नौकाओं में माल भरकर दूर देशों में बेचने जाता था। इस तरह व्यापार से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। वह अपनी बूढ़ी माँ अहिल्या के साथ बड़े ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहा था। समीप के एक नगर में चारूदत्त नाम का एक ठग रहता था। चंद्रसेन की दौलत पर उसकी नज़र भी पड़ी। चंद्रसेन तो बहुत ही धनवान व्यापारी है, क्यों न इस बार उसे ही अपनी ठगी का शिकार बनाया जाए। यह सोचकर चारूदत्त ने व्यापारी का वेश बनाया और जा पहुंचा चंद्रसेन के पास। चंद्रसेन जी, मैं जगतपुर नगर का चतरसेन नामक व्यापारी हूँ। व्यापारियों से मैंने आपका बहुत नाम सुना है। इस नगर से गुजरा तो आपके दर्शन का लोभ न छोड़ सका और सीधा आपका पता पूछता हुआ यहाँ चले आया। आपका स्वागत है चतरसेन जी। चंद्रसेन ने चारूदत्त की खूब अवभगत की। उस रात चारूदत्त चंद्रसेन के यहाँ ही ठहरा। अच्छा, यह तो बताइए चतरसेन जी कि आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं। मैं विचित्र प्रकार का व्यापार करता हूँ चंद्रसेन जी। विचित्र प्रकार का व्यापार हाँ चंद्रसेन जी, आप भद्र और भले आदमी प्रतीत होते हैं, इसलिए आपको अपने व्यापार का राज बताता हूँ। जरा अपना कान मेरे मुख के पास लाइए। उत्सुकता में डूबा चंद्रसेन उसके मुंह के पास अपना कान लाया। तब फुसफुसाते हुए चारूदत्त ने उससे कहा, मित्र, समुद्र पर लक्षद्वीप नाम का एक छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप के पेड़ पर सोने चांदी के फल लगते हैं। मैं उस द्वीप पर जाकर पेड़ों पर लगे सोने चांदी के फलों को तोड़कर अपनी नौका में भर लाता हूँ और नगर में लाकर उन्हें बेच देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मित्र, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें लक्षद्वीप पर ले जा सकता हूँ। वहाँ चलकर तुम अपने हाथों से सोने चांदी के फल लाकर बहुत सा धन कमा सकते हो। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे साथ लक्षद्वीप पर चलूँगा। चंद्रसेन था भोला भाला। वह सहज ही ठग चारूदत्त की बातों में आ गया। नौका में सवार हो दोनों लक्षद्वीप की ओर चल पड़े। कई दिन कई रात समुद्र में यात्रा करने के बाद अचानक उन्हें एक टापू दिखाई दिया। मित्र चंद्रसेन, समुद्र में यात्रा करते करते कई दिन बीत गए। बड़ी ही थकान का अनुभव हो रहा है। क्यों न इस टापू पर उतर कर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तुम्हारा विचार उत्तम है मित्र। नौका को टापू के किनारे लगा वे दोनों टापू पर उतर गए। चलते चलते चारूदत्त ने चंद्रसेन से कहा, मित्र, बहुत तेज भूख लगी है, क्यों ना पेड़ों के फल तोड़कर भूख शांत कर ली जाए। चारूदत्त ने पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़े और चंद्रसेन को एक फल देते हुए बोला, लो मित्र, इस अनोखे फल को खाओ। चंद्रसेन ने जैसे ही थोड़ा सा फल खाया, आह, मेरा सर अचानक क्यों घूमने लगा है। चंद्रसेन पर विषैले फल का प्रभाव होना शुरू हो गया है। अगले ही पल चंद्रसेन चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे इसकी नौका पर सवार होकर शीघ्र यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। बेहोश चंद्रसेन को टापू पर ही छोड़ चारूदत्त नौका पर सवार हो वहाँ से चल दिया। मुझे यहाँ से सीधा नवरंगपुर चलना चाहिए। जब चंद्रसेन को होश आया तो दिन के स्थान पर रात हो गई थी। आकाश में चंद्रमा और तारे झिलमिला रहे थे। होश में आते ही वह भौचक्का सा रह गया। मैं कहाँ पर हूँ और वह चतरसेन मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। शीघ्र ही उसे सब कुछ याद आ गया। चंद्रसेन ने टापू पर चतरसेन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। तब वह परेशान सा उस स्थान पर आया जहां उसने अपनी नौका को छोड़ा था। नौका भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चतरसेन मेरी नौका लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। ओह, उसने मुझे धोखा दिया है। चंद्रसेन बुरी तरह परेशान हो उठा। इधर कई दिन के सफर के पश्चात चारूदत्त नौका द्वारा नवरंगपुर के तट पर पहुंचा। अब मुझे जल्दी से चंद्रसेन की मां के पास पहुंचना चाहिए। नौका को तट पर छोड़कर वह नगर की ओर चल दिया। जब वह चंद्रसेन की मां के पास पहुंचा, तुम तो चंद्र के साथ गए थे। चंद्रसेन कहाँ है? माँ जी, चंद्रसेन को मैं लक्षद्वीप पर ही छोड़ आया हूँ। वहाँ व्यापार करना बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए चंद्रसेन ने मुझे अपनी नौका देकर यहाँ आपके पास भेजा है। उसने कहा है कि घर में जितना भी व्यापार का कीमती सामान है उसे नौका में भर कर मैं उसके पास लक्षद्वीप ले जाऊँ। उसे बेचने से हमें लाभ होगा। अहिल्या चारूदत्त की चाल न समझ सकी। उसने अपनी आंखों से उसे चंद्रसेन के साथ जाते देखा था, इसलिए घर में रखा व्यापार का सारा कीमती सामान उसे सौंप दिया। लो बेटा, इस सामान को चंद्रसेन के पास ले जाओ। चारूदत्त उस सामान को नौका में लाद कर दूसरे नगर की ओर चल दिया। मेरी योजना 100% कामयाब रही। चंद्रसेन की माँ को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। दूसरे नगर में जाकर उसने चंद्रसेन का सारा कीमती सामान और नौका बेच दी। वाह, इस ठगी में तो मुझे बहुत धन दौलत मिली है। अब मैं बड़े आराम से रहूँगा। इधर टापू पर चंद्रसेन फल खाकर अपनी भूख शांत करता और दिन भर किनारे पर बैठा
उधर से किसी जलयान के गुजरने की प्रतीक्षा करता रहता। 15 दिन हो गए, एक भी जलयान इधर से नहीं गुजरा। लगता है अब मैं इस टापू से घर नहीं जा पाऊंगा। उधर नवरंगपुर में चंद्रसेन की मां अहिल्या बहुत परेशान थी। 1 माह बीत गया है, चंद्रसेन अभी तक व्यापार करके वापस नहीं लौटा। पहले तो उसने कभी लौटने में इतनी देर नहीं की, क्या कारण हो सकता है। उधर एक दिन जब निराशा सा चंद्रसेन टापू पर बैठा हुआ था तो एक बड़ा सा बाज उसके पास आकर गिरा। अरे, इस बाज की पीठ में तो तीर धंसा हुआ है। मुझे बाज के पास जाकर इसकी पीठ में धंसा तीर निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह मर जाएगा। चंद्रसेन बाज के पास पहुंचा और एक ही झटके में उसकी पीठ में धंसा तीर निकाल दिया। अरे आह, अरे, यह बाज तो मनुष्यों की तरह कराहता है। अगले ही पल बाज के स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। कौन है आप? वह घायल बाज कहाँ गया? वह घायलबाज मैं ही हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं यक्षलोक का दिवाकर यक्ष हूँ। एक दिन भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आया था। वहाँ आते ही मेरी मुठभेड़ एक जादूगर से हो गई। उसने मेरी पीठ में जादू का तीर मारकर मुझे यक्ष से बाज बना दिया। तब से बाज बना मैं भटकता फिर रहा था। आज जैसे ही तुमने जादूगर का तीर मेरी पीठ से निकाला, तुरंत ही उसका जादू समाप्त हो गया और मैं पुनः अपने असली रूप में आ गया। मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मुझसे इतना अच्छा कार्य हो जाएगा। लेकिन यक्ष दिवाकर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उस जादूगर ने जादुई तीर से तुम्हें बाज क्यों बना दिया था? इसका रहस्य भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वह ध्रुव जादूगर मेरे गले में पड़ी माला मुझसे लेना चाहता था। इस माला को गले में पहनकर कोई भी बेरोक टोक यक्षलोक में प्रवेश कर सकता है। साथ ही इस माला को पहनकर आदमी मन चाहे स्थान पर आ जा सकता है। जादूगर को इस बात का पता था। जब मैंने यह माला उसे देने से इनकार कर दिया तो उसने क्रोध में भरकर मुझ पर अपना जादुई तीर चला दिया। ओह, बड़ा ही दुष्ट था वह जादूगर। फिर अपने गले में पड़ी माला उतारकर उसकी ओर बढ़ाते हुए यक्ष बोला, मित्र, तुमने जादुई तीर निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। बदले में मैं तुम्हें अपनी माला दे रहा हूँ। इस माला को पहनकर तुम मुझसे मिलने यक्षलोक आ सकते हो। यक्ष दिवाकर, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने यक्षलोक आऊँगा। मित्र चंद्रसेन, आज से 5 दिन पश्चात यक्षलोक में बड़ी ही धूमधाम से यक्षोत्सव मनाया जाएगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उस उत्सव में अवश्य शामिल हो। मैं उस उत्सव में शामिल होने अवश्य आऊँगा। और फिर यक्ष दिवाकर चंद्रसेन से विदा ले यक्षलोक की ओर उड़ गया। उसके जाने के बाद अब मुझे यक्ष की दी हुई माला पहनकर शीघ्र नवरंगपुर पहुँचना चाहिए। चंद्रसेन ने तुरंत ही माला गले में पहनी। माला मुझे नवरंगपुर उड़ाकर ले चल। अगले ही पल माला के प्रभाव से चंद्रसेन आकाश में उड़ रहा था। ओह, कैसी रोमांचक यात्रा है! नीचे अथाह जल और ऊपर अनंत आकाश। शीघ्र ही वह अपने घर की छत पर उतरकर अपने माँ के पास पहुंचा। बेटा, कहाँ चला गया था रे तू? तेरे इंतजार में तो मेरी आंखों भी पथरा गई। माँ, बस कुछ मत पूछो। बस इतना जान ले कि इस बार तेरे बेटे का सामना एक ध्रुव ठग से हो गया था। अब तक मैं उसी जाल में फंसा हुआ था। आज मौका मिला तो घर आ गया। यह सुनकर अहिल्या घबरा उठी। कौन था बेटा वह ठग? उसने तेरे साथ क्या ठगी की? माँ, मेरे साथ चतरसेन नाम का जो व्यापारी गया था, उसी ने मुझे ठगा है। क्या? हाँ माँ, वह एक निर्जन टापू पर मुझे बेहोश छोड़कर मेरी नौका लेकर भाग गया। बेटा, वह तो लौटकर मेरे पास भी आया था और घर में व्यापार का जितना भी कीमती सामान था सब ले गया। क्या? अहिल्या ने सारी बात विस्तार पूर्वक चंद्रसेन को बताई। माँ से चतरसेन की चालाकी भरी दास्तान सुनकर चंद्रसेन तो हक्का बक्का ही रह गया। माँ, चतरसेन तो बहुत ही धूर्त निकला। वह तो हमें लाखों का चूना लगा गया है। बेटा, तुम इसी समय उसके नगर जाओ और वहाँ जाकर उसे बुरी तरह प्रताड़ित करके उनसे अपना सारा सामान वापस ले आओ। माँ, तुम बहुत ही भोली हो। चतरसेन एक चतुर ठग था। उसने अपना जो नाम और पता हमें बताया था वह क्या असली होगा? अवश्य उसने सब झूठ ही बताया होगा, इसलिए अब उसकी खोज करना बेकार है। माँ, अब तो सब्र करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इस दुर्घटना से मुझे यह शिक्षा अवश्य मिल गई है कि किसी भी मनुष्य पर इतनी शीघ्र भरोसा नहीं करना चाहिए। 5 दिन पश्चात चंद्रसेन अपनी माँ से बोला, माँ, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ बेटा, लेकिन इस बार पहले की तरह घर वापस लौटने में ज़्यादा देर न करना। तब चंद्रसेन घर से निकल पड़ा। चंद्रसेन पैदल ही चलता हुआ नगर के बाहर एक निर्जन स्थान पर जैसे ही पहुंचा, माला मुझे उड़ाकर यक्षलोक में दिवाकर के पास ले चल। अगले ही क्षण वह आकाश में उड़ रहा था। शीघ्र ही वह यक्षलोक में दिवाकर यक्ष के पास जा पहुंचा। आओ मित्र, बहुत देर कर दी आने में। मैं तो कब से तुम्हारा राह देख रहा था। दिवाकर उसे अपने भवन में ले गया। दिवाकर ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात, मित्र, यक्षोत्सव प्रारंभ होने में अब कुछ ही देर है, इसलिए हमें यक्षोत्सव समारोह स्थल पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।
चाहिए। चलो मित्र। दिवाकर उसे समारोह स्थल पर लेकर पहुंचा। ओह, कितना सुंदर दृश्य है! चारों ओर सुदर्शन यक्ष और अपूर्व सुंदरिया यक्षिणियाँ ही दिखाई दे रही है। सुंदरता का तो यहाँ भंडार ही बिखरा पड़ा है। चंद्रसेन दिवाकर के साथ एक स्थान पर जाकर बैठ गया। तभी यक्षलोक के राजा यक्षसेन ने अपनी बेटी राजकुमारी यामिनी के साथ समारोह स्थल में प्रवेश किया। राजा यक्षसेन और राजकुमारी यामिनी के सम्मान में सभी लोग उठकर खड़े हो गए। जब राजा यक्षसेन और राजकुमारी यामिनी चंद्रसेन के सामने से गुजरे तो चंद्रसेन राजकुमारी यामिनी का अद्वितीय रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ओह, इतना सुंदर रूप! मानो सौंदर्य की देवी स्वयं चली आ रही हो। राजा यक्षसेन और राजकुमारी यामिनी ने अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ देर बाद राजा यक्षसेन के आदेश पर समारोह प्रारंभ किया गया। यक्ष नर्तकियों ने अत्यंत मनमोहक नृत्य किए। वाह, आश्चर्यजनक, अद्भुत! समारोह बहुत देर तक चला। समारोह की समाप्ति पर दिवाकर और चंद्रसेन वहां से वापस लौटे। क्यों चंद्रसेन, तुम्हें समारोह कैसा लगा? चंद्रसेन ने दिवाकर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब दिवाकर ने परेशान होते हुए चंद्रसेन से कहा, मित्र चंद्रसेन, देख रहा हूँ कि तुम जब से समारोह से लौटे हो खोए खोए से हो। ऐसे लग रहे हो जैसे समारोह में तुम अपना कुछ खो आए हो। तुमने सही पहचाना है मित्र। मैं वास्तव में ही समारोह में अपना सब कुछ खो आया हूँ। क्या मतलब मित्र? जो कहना है साफ साफ कहो। तो सुनो मित्र, जब मैंने यक्षलोक की राजकुमारी यामिनी को देखा है तब से मैं अपना सूझ बूझ खो बैठा हूँ। न जाने राजकुमारी यामिनी के रूप में ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। ओह, तो यह बात है मित्र, तुम राजकुमारी यामिनी से प्रेम करने लगे हो? हाँ मित्र। क्या किसी प्रकार राजकुमारी यामिनी के साथ मेरा विवाह हो सकता है? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है मित्र। राजकुमारी यामिनी ने विवाह करने के लिए बहुत बड़ी शर्त लगा रखी है। जो कोई उस शर्त को पूरा करेगा उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। राजकुमारी यामिनी एक अधूरी कहानी सुनाएगी। जो भी उस अधूरी कहानी को उचित रूप में पूरी कर देगा राजकुमारी उसी के साथ विवाह करेगी। मित्र, यक्षलोक के अनेक यक्ष इस शर्त को पूरी करने में सर्वथा असफल रहे हैं। फिर तुम कैसे इस शर्त को पूरी कर पाओगे? इसलिए राजकुमारी यामिनी के साथ तुम्हारा विवाह होना असंभव है। मित्र, असंभव कार्य को संभव करना तो मनुष्य की आदत रही है। मुझे इसी समय राजा यक्षसेन के पास ले चलो। मैं आज ही राजकुमारी यामिनी से अधूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो चलो मित्र चंद्रसेन, मैं तुम्हें राजा यक्षसेन के पास ले चलूँ। कुछ ही देर में दिवाकर उसे राजा यक्षसेन के पास लेकर पहुंचा। महाराज, यह चंद्रसेन है। मेरे निमंत्रण पर यह मेरा अतिथि बनकर यक्षलोक आया है। यह राजकुमारी यामिनी की कहानी पूरी करना चाहता है। जब यक्षलोक के यक्ष ही राजकुमारी यामिनी की शर्त को पूरी न कर सके तो फिर मनुष्य लोक का यह मनुष्य कैसे उस शर्त को पूरी कर पाएगा? दिवाकर महाराज, कभी कभी अनहोनी घटना भी घट जाया करती है। मैं उसी अनहोनी घटना को पूर्ण रूप देने के लिए ही आपके पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने ध्येय में निश्चय ही सफल होऊंगा। मनुष्य, तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। बातों से तो तुम बुद्धिमान प्रतीत होते हो। तब यक्षसेन ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ राजकुमारी यामिनी को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक राजकुमारी यामिनी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही राजकुमारी यामिनी यक्षराज यक्षसेन के बराबर में बैठी चंद्रसेन को कहानी सुना रही थी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई के एक गांव में हरिया नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी रामेश्वरी बहुत ही सुंदर थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार रामेश्वरी बीमार पड़ी। उसके बचने की भी कोई आशा नहीं रही। हरिया खेतीबाड़ी का काम छोड़कर हर समय उसके पास बैठा रहने लगा। तभी एक दिन, स्वामी, लगता है अब मैं बचूंगी नहीं, मेरा अंत समय निकट आ गया है। रामेश्वरी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से न निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। स्वामी, मौत मेरे सामने नाच रही है और तुम मुझे जीवन की झूठी दिलासा दे रहे हो। रामेश्वरी, जरा सोचो तो, तुम्हें अगर कुछ भी हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दूसरे दिन ही रामेश्वरी की मृत्यु हो गई। हरिया उनके शव से लिपट कर फुट फुट कर रो पड़ा। रामेश्वरी, तुम तो मुझे बीच मझधार में छोड़ गई। गांव के लोगों ने किसी प्रकार हरिया को रामेश्वरी के शव से अलग करके समझाया। हरिया, पागल हो गए हो क्या? अरे, जीना मरना तो इस संसार में लगा ही रहता है। कब तक रामेश्वरी के शव से लिपटे इस प्रकार आंसू बहाते रहोगे? हरिया, मुर्दों को ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखते। शीघ्र ही रामेश्वरी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। यह सुनकर रोते हुए हरिया ने झटके से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं रामेश्वरी को चिता में न जलने दूंगा। मैं उसे आग में जलते हुए कैसे देख सकता हूँ? हरिया, तू होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ काका।
मैं रामेश्वरी के शव को लेकर हिमालय की ऊंची चोटी पर जाऊंगा। मैंने सुना है वहाँ ऐसे सन्यासी रहते हैं जो मुर्दों में प्राण डाल देते हैं। मैं उनसे विनती करूंगा तो वह निश्चय ही रामेश्वरी के शव में प्राण डाल देंगे। लगता है हरिया, रामेश्वरी की मौत से तू बिल्कुल ही बोरा गया है। एक बूढ़े ने उसे समझाया, हरिया, यह सब मात्र लोगों का भ्रम है कि साधु सन्यासी मुर्दों को जीवित कर देते हैं। अरे जो एक बार इस नश्वर दुनिया से चला जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता है। गांव के और लोगों ने भी हरिया को समझाया। हरिया पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने रामेश्वरी के शव को कंधे पर लादा और घर से निकल गया। वह चलता गया और बहुत से गांवों को पार करता हुआ एक नदी के तट पर जा पहुंचा। नदी के तट पर नाव लगी हुई है, मुझे इस नाव में बैठकर नदी पार कर लेना चाहिए। नदी पार करके वह रामेश्वरी के शव को फिर कंधे पर रखकर आगे चल दिया। मेरी रामेश्वरी जीवित होगी, अवश्य जीवित होगी। अंत में हिमालय पहाड़ के दुर्गम रास्तों को तय करता वह एक गुफा में पहुंचा। गुफा में एक सन्यासी बैठे वे तप कर रहे थे। शव को सन्यासी के सामने रखकर वह उनके चरणों में गिरकर बुरी तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। सन्यासी बाबा, मैं बहुत दूर से चलकर आपके पास आया हूँ। आप या तो मेरी पत्नी रामेश्वरी को जीवित कर दें या मुझे भी उस लोक में भेज दें जहाँ मेरी पत्नी गई है। उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर सन्यासी ने अपने नेत्र खोले। वत्स, नाशवान चीज़ों के लिए इतना मोह अच्छा नहीं है। तुम युवा हो, परिश्रमी हो और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण यह है कि तुम प्रेम करना जानते हो। इस मृत पत्नी का साथ छोड़ो और वापस लौट जाओ। तुमसे तो कोई भी लड़की विवाह कर सकती है। बाबा, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूँगा। मैं रामेश्वरी के बिना जीवित नहीं रहूँगा। यदि आपने रामेश्वरी को जीवित नहीं किया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने उसे लाख समझाया, लेकिन हरिया पर उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तब हार कर उन्होंने कहा, खैर, तुम यदि नहीं मानते हो तो तुम अपने खून की 3 बूंदें अपने पत्नी के शव के मुंह में डाल दो। तुम्हारे खून की 3 बूंदे से तुम्हारी पत्नी जीवित हो उठेगी। याद रखना, तुम्हारे खून की 3 बूंदें जब तक तुम्हारी पत्नी के शरीर में रहेगी तभी तक वह जीवित रहेगी। हरिया ने तत्काल ही अपनी उंगली में एक कांटा चुभोया और खून की 3 बूंदें मृत पड़ी रामेश्वरी के मुंह में टपका दी। अगले ही पल रामेश्वरी जीवित होकर बैठ गई। ओह रामेश्वरी, तुम जीवित हो गई? हाँ स्वामी। सन्यासी को प्रणाम कर दोनों पहाड़ से उतरकर नदी के तट पर आए। वहाँ पर नाव अब भी खड़ी थी। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की। नदी पार करते ही रामेश्वरी हरिया से बोली, स्वामी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, तुम यहीं नदी के तट पर ठहरो, मैं पास के गांव में जाकर तुम्हारे और अपने लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। उसे वहीं छोड़कर हरिया गांव की ओर चला गया। हरिया के जाने के कुछ देर बाद ही एक नाव तट पर आकर लगी। उसमें लालपुर गांव का जमींदार नरसिंह बैठा हुआ था। नाव से उतरकर जैसे ही नरसिंह रामेश्वरी के पास से गुजरा, ओह इतनी सुंदर स्त्री! नरसिंह ठिठक कर खड़ा हो गया और एकाएक रामेश्वरी को देखने लगा। उसे अपनी ओर इस प्रकार देखते पाकर रामेश्वरी हड़बड़ा कर बोली, कौन हो तुम? इस प्रकार मेरी ओर क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम जो भी हो बहुत ही सुंदर हो। मैं लालपुर गांव का जमींदार नरसिंह हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। दास दासियाँ हर समय तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगी। नरसिंह की बात सुनकर रामेश्वरी सोच में पड़ गई। हरिया ने मुझे गरीबी के सिवा और दिया ही क्या है? मुझे इस धनवान आदमी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। यह मुझे निश्चय ही राजरानी बनाकर रखेगा। आज जो सुख वैभव स्वयं ही मेरे सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा है उसे मुझे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मन ही मन यह निर्णय कर रामेश्वरी उठी और चुपचाप नरसिंह का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल दी। कुछ देर बाद ही खाने का सामान लेकर हरिया वहाँ वापस लौटा। अरे रामेश्वरी तो यहाँ नहीं है, कहाँ जा सकती है वह? इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमारी यामिनी चंद्रसेन से बोली, मुझे जितनी कहानी सुनानी थी वह मैं सुना चुकी। अब तुमको मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है। यह सुनकर चंद्रसेन सोच में डूब गया। वह मन ही मन कहानी का ताना बाना बुनने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, राजकुमारी जी, अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नदी के तट पर वापस आकर जब हरिया ने रामेश्वरी को वहाँ नहीं पाया तो वह पास ही टूटी हुई नाव को ठीक करते हुए एक बूढ़े के पास जाकर बोला, बाबा, कुछ देर पहले मैं अपनी पत्नी को उस पेड़ के नीचे छोड़ कर गया था। अब वह वहाँ पर नहीं है। क्या तुम उसके विषय में कुछ बता सकते हो? बेटा, कुछ देर पहले मैंने उसे लालपुर के जमींदार नरसिंह के साथ जाते हुए देखा है। यह सुनकर हरिया सोच में पड़ गया। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सोचा, रामेश्वरी लालपुर के जमींदार के साथ मुझसे बिना पूछे क्यों चली गई? क्या लालपुर का जमींदार उसका पूर्व परिचित था?
मुझे जमींदार के यहाँ पहुंचकर स्वयं इस बारे में रामेश्वरी से पूछताछ करनी चाहिए। वह उसी समय लालपुर की ओर चल दिया। लालपुर पहुंचकर वह जमींदार नरसिंह से मिला। जमींदार जी, क्या आपके साथ मेरी पत्नी रामेश्वरी यहाँ आई है? ओह, तो वह तुम्हारी पत्नी थी। युवक, बीती बातों भूल जाओ। रामेश्वरी अब तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। यह कैसे हो सकता है? मैं रामेश्वरी का पति हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। अभी सच झूठ का फैसला हुआ जाता है। मैं रामेश्वरी को अभी यहाँ पर बुलाता हूँ। जमींदार ने रामेश्वरी को बुलाने एक सेवक को घर भेज दिया। कुछ देर बाद आभूषण से लदी रामेश्वरी हरिया के सामने खड़ी थी। रामेश्वरी, जमींदार साहब जो कह रहे हैं क्या वह सच है? हाँ हरिया, अब मैं तुम्हारी नहीं बल्कि जमींदार नरसिंह की पत्नी हूँ। रामेश्वरी, तुम इतनी चरित्रहीन होगी यह तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। दौलत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें पुनः जीवित करने के लिए मैं तुम्हारे शव को लेकर कहाँ कहाँ भटका था? वह तुम्हारा फर्ज था। और तुम्हारा फर्ज क्या है वह मुझसे मत पूछो हरिया, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रामेश्वरी की फटकार सुनकर हरिया स्तब्ध सा खड़ा रह गया। कुछ सोचकर वह उससे बोला, ठीक है रामेश्वरी, तुम्हें यदि जमींदार के पास ही रहकर सुख मिलता है तो शौक से रहो, पर मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। अमानत? कौन सी अमानत? अमानत मेरे खून की 3 बूंदें लौटा दो, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह हरिया, मांगा भी तो क्या मांगा। यह कहकर रामेश्वरी ने दांतों से उंगली में घाव किया और लो अपने रक्त की 3 बूंदें। और जैसे ही रक्त की तीसरी बूंदी हरिया की हथेली पर पड़ी, आह, अरे! रामेश्वरी निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह मर चुकी थी। तब हरिया लौटकर वापस सन्यासी के पास पहुंचा। बाबा, आपने मुझे लाख समझाया पर मैंने आपकी एक बात न मानी। अब मेरी आंखें पर छाया प्रेम का जाल हट चुका है। अब मैं यहीं पर रहकर तपस्या करूंगा। हरिया हिमालय पर्वत पर ही रहकर तपस्या करने लगा। जैसे ही कहानी पूरी करके चंद्रसेन चुप हुआ। वाह चंद्रसेन, वाह, मैं मान गई तुम वास्तव में ही बुद्धिमान हो। तुमने बहुत खूबसूरती से मेरी अधूरी कहानी को पूरा किया है। तुम शर्त जीत गए। उसी दिन यामिनी और चंद्रसेन का खूब धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के पश्चात चंद्रसेन दिवाकर व राजा यक्षसेन से विदा ले नवरंगपुर वापस लौट पड़ा। चंद्रसेन यामिनी और मां के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब वह यामिनी के साथ अपने मित्र के घर से दूसरे नगर से लौट रहा था कि चारुदत्त की नज़र उस पर पड़ी। अरे, यह तो चंद्रसेन है। यह टापू से लौट आया और इतनी सुंदर लड़की से विवाह भी कर लिया। अब तो यह पहले से भी अधिक धनी लग रहा है। तभी चारुदत्त ने कुछ सोचा, चंद्रसेन तो बहुत सीधा है, इसे एक बार और ठगना चाहिए और इस बार तो पहले से भी अधिक धन हाथ लगेगा। मन ही मन चंद्रसेन को ठगने की योजना बनाकर चारुदत्त अगले दिन उसके घर जा पहुंचा। भैया चंद्रसेन, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे जितनी खुशी हुई है मैं यह बयान नहीं कर सकता। भैया, मैं तो तुमसे इस जीवन में दोबारा मिलने की आस ही छोड़ बैठा था। आश्चर्य तो मुझे तुम्हें देखकर हो रहा है। आखिर तुम मुझे टापू पर बेहोश छोड़कर कहाँ भाग गए थे? भैया कुछ मत पूछो, मैं तो भारी मुसीबत में फंस गया था। तुम्हारे बेहोश होने पर वहाँ एक भयंकर राक्षस आ गया। वह राक्षस तुम्हें खाने लगा तो मैंने उसे रोका नहीं। मैं तुम्हें अपने मित्र को नहीं खाने दूंगा। तुम चाहो तो मुझे खा जाओ, मेरे प्राण ले लो। तुम्हारे मित्र को खाकर मैं तुम्हें भी खाऊंगा, लेकिन यदि तुम अपने मित्र के प्राण बचाना चाहते हो तो मुझे बहुत सा धन ला कर दो। मैं जानता था कि लक्षद्वीप पर ऐसे वृक्ष हैं जिन पर सोने चांदी के फल लगे हैं। मैंने राक्षस से कहा, पड़ोस के टापू पर सोने के फल लगे हैं, मैं तुम्हें वह फल लाकर दे देता हूँ। नहीं, वह सारे फल तो मेरे हैं। मैंने ही उन पेड़ों को लगाया था। तुम पहले भी 2 बार मेरे फल तोड़कर ले जा चुके हो। जल्दी से धन लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र को मार दूंगा। तभी मैं तुम्हारी नौका लेकर तुम्हारे घर पहुंचा और तुम्हारी माँ से सभी कीमती वस्तुएं लेकर आया। वे वस्तुएं राक्षस को देकर मैंने तुम्हारे प्राण बचाए। ओह मित्र, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेहोशी से उठने पर तुम मुझे टापू पर मिले क्यों नहीं? चंद्रसेन, यही तो मैं बताने जा रहा था। वह राक्षस बहुत दुष्ट निकला। मुझसे सारा धन लेकर उसने मुझे उठाकर टापू से यहाँ नगर किनारे पर फेंक दिया। भैया, तुम्हारे साथ जाने से मेरा व्यापार भी चौपट हो गया और मैं दर दर का भिखारी बन गया। चारुदत्त की बातों पर चंद्रसेन को विश्वास हो गया। कोई बात नहीं चतुरसेन, जो होना था सो हो गया। अब तुम कोई चिंता ना करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में तुम पहले की तरह धनी बन जाओगे। भैया, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? चारुदत्त का नाटक काम कर गया।
बस फिर क्या था, चारुदत्त का चक्कर फिर चलने लगा। वह चंद्रसेन के साथ मज़े से रहने लगा। उसे चंद्रसेन की जादुई माला के बारे में भी पता चल गया था। एक दिन, भैया चंद्रसेन, ऊंचे पर्वत की एक गुफा में एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं। यदि हम उन्हें किसी तरह प्रसन्न कर सके तो हमें पलक झपकते ही करोड़पति बना देंगे, सारा घर सोने चांदी से भर देंगे। तो फिर इसमें सोचना क्या, तुरंत उनके पास जाकर बहुत सा धन ले आओ, हमें व्यापार के लिए धन की बहुत ज़रूरत है। चंद्रसेन, सन्यासी बाबा के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। पहाड़ दर पर चढ़कर उनके पास पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। अरे तुम उनके पास पहुंचने की चिंता ना करो, मैं तुम्हें माला की सहायता से पलक झपकते ही वहां पहुंचा देता हूं। बस एक बार तुम मुझे उस गुफा तक पहुंचा दो, फिर यह माला और सारा धन मेरा होगा। अपनी योजना को प्रारंभिक सफलता देखकर वह मन ही मन खुश हो उठा। अगले ही पल चंद्रसेन माला की सहायता से चारुदत्त का हाथ पकड़े आकाश में उड़ रहा था। अरे सचमुच यह तो जादुई माला है। कुछ ही देर में दोनों ऊंचे पहाड़ की गुफा में के द्वार पर पहुंच गए। चंद्रसेन, यही वह गुफा है, आओ हम दोनों अंदर चलकर सन्यासी बाबा के दर्शन करें। गुफा में अंदर जाने पर कोई नहीं मिला तो चंद्रसेन ने हैरानी से पूछा, चतरसेन, यहाँ तो सन्यासी का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सन्यासी बाबा को यहीं होना चाहिए था, शायद वह किसी काम से बाहर गए हो, इसलिए हम दोनों यहाँ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत देर तक दोनों प्रतीक्षा करते रहे। सन्यासियों ने वहाँ नहीं आना था सो नहीं आया, लेकिन चंद्रसेन को नींद अवश्य आ गई। चंद्रसेन तो बहुत गहरी नींद में सोया जान पड़ता है। बस यही सबसे अच्छा मौका है, उसके गले से माला उतारूं और यहाँ से 9 2 11 हो जाऊं। अगले ही पल चारुदत्त ने चंद्रसेन के गले से माला उतारी और स्वयं माला पहनकर नगर की ओर उड़कर चल दिया। अब चंद्रसेन यहाँ पर भूखा प्यासा मरेगा और मैं उसकी सारी संपत्ति लेकर माला की सहायता से कहीं दूर भाग जाऊंगा। अरे चंद्रसेन की सुंदर पत्नी यामिनी के बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं। यदि मैं उसे राजकुमार को भेंट कर दूं तो वह मुझे बहुत सा धन देगा। यह सोचकर चारुदत्त चंद्रसेन के घर की छत पर उतरकर यामिनी के पास पहुंचा। वह मन ही मन पूरी योजना बना चुका था। चतरसेन, तुम सेठ जी के साथ गए थे और अकेले लौट कर आए हो, उन्हें कहाँ छोड़ आए हो? भाभी जी, सेठ जी को राजकुमार ने अपना मेहमान बनाया है, वह तुम्हें भी महल में बुला रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझे यह माला देकर भेजा है। भोली भाली यामिनी चारुदत्त की चालाकी को नहीं समझ सकी और जल्दी से सज धज कर उसके साथ महल की ओर चल दी। कुछ ही देर में वह महल में पहुंच गए। चारुदत्त यामिनी को राजकुमार के पास ले गया तो वह उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध होकर रह गया। इतनी सुंदर युवती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, यह तो अवश्य ही स्वर्गलोक की कोई अप्सरा है। राजकुमार जी, मेरी ओर से भेंट स्वीकार करें, अब यह आपके महल में ही रहेगी। हमें तुम्हारी भेंट स्वीकार है युवक, हम तुम्हें उसके बदले बहुत धन दौलत देंगे। अरे चतरसेन, यह सब क्या बक रहा है? चारुदत्त यामिनी को वहीं छोड़कर राजकुमार से बहुत सा धन लेकर चला गया। कुछ देर बाद ही यामिनी ने चंद्रसेन के बारे में पूछा तो हम किसी चंद्रसेन को नहीं जानते। अब तुम यहीं महल में रहोगी और हम तुमसे विवाह करके अपनी रानी बनाएंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह चंद्रसेन के साथ हो चुका है। यामिनी, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा। मुझे बंदी बनकर रहना स्वीकार है, लेकिन मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। जब यामिनी किसी भी तरह विवाह करने को तैयार नहीं हुई तो राजकुमार ने उसे महल के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उधर चंद्रसेन का सारा धन धोखे से ले जाकर चारुदत्त बहुत ठाट बाट से रह रहा था। वाह बेटा चारू, तूने भी क्या किस्मत पाई है। इस माला का स्वामी पहाड़ की गुफा में भूखा मर रहा होगा और तू यहाँ सुंदरियों के साथ मौज कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन यामिनी ने कुछ सोचा, यह सब उस दुष्ट चतरसेन ने किया है। उसी ने धोखे से मेरे पति से माला छीनी है और उसी ने मुझे राजकुमार के चक्कर में फंसाया है, लेकिन अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बदला लूंगी कि उसकी सारी पीढ़ियां भी याद रखेगी। मन ही मन को सोचकर यामिनी ने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलवाया। जब राजकुमार वहां आया तो उसने कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक शर्त पर विवाह कर सकती हूँ। मेरे पति के पास एक माला थी, वह माला अब चतरसेन के पास है। यदि वह माला तुम मुझे ला कर दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। राजकुमार ने तुरंत कुछ सैनिकों को चारुदत्त के घर भेजा। सैनिक उससे जबरदस्ती माला छीन कर ले आए। राजकुमार ने माला यामिनी को दे दी। बस अब आप तुरंत विवाह की तैयारी कीजिए, कल मैं आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार मन ही मन खुश होता हुआ बाहर चला गया। राजकुमार के बाहर जाते ही यामिनी ने माला से कहा, माला, मुझे तुरंत मेरे पति चंद्रसेन के पास ले चलो। और माला उसे उड़ाकर ऊंचे पर्वत की गुफा की ओर चल दी।
कुछ ही देर में यामिनी चंद्रसेन के पास पहुंच गई। यामिनी, चतुरसेन ने फिर मुझे धोखे से ठगा है स्वामी। उसने आपको ही नहीं मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया था, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से बचकर निकल आई हूँ। यह कहकर उसने सारी कहानी सुना दी और फिर माला की सहायता से यामिनी को घर पहुंचाकर चंद्रसेन चतुरसेन के घर की ओर उड़ चला। कुबेर की इस वेशभूषा में चतुरसेन को ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। जैसे ही वह चारुदत्त के घर के आंगन में जाकर उतरा, कौन है आप? डरो नहीं, मैं कुबेर हूँ, तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें माला माल करने आया हूँ। क्या आप कुबेर हैं? चारुदत्त ने तुरंत ही चंद्रसेन के पांव पकड़ लिए। यह देखकर, उठो वत्स उठो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, पर धन पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा भगवान? थोड़े समय के लिए तुम्हें राक्षस का रूप धरकर नगर की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है भगवान। चारुदत्त ने खुशी खुशी चंद्रसेन के निर्देशानुसार राक्षस का रूप धरा। तब उसका हाथ पकड़कर चंद्रसेन आकाश में उड़ गया। ओह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, साक्षात कुबेर मेरे साथ हैं। वह चारुदत्त को लेकर नगर की सबसे ऊंची मीनार पर उतरा। चारुदत्त, जब तक मैं वापस न लौटूं तुम्हें इसी मीनार पर इसी रूप में खड़ा रहना है। मैं शीघ्र ही धन संपत्ति लेकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। जो आज्ञा कुबेर। चारुदत्त को मीनार पर छोड़ चंद्रसेन वहां से उड़ गया। अब वह नगर के ऊपर उड़ उड़कर चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करने लगा, नौरंगपुर के वासियों, मैं देवलोक से आया देवदूत हूँ। आज तुम्हारे ऊपर नगर की सबसे ऊंची मीनार में से एक महाभयानक रोग गिरेगा। वह राक्षस के रूप में है, उसे मीनार से नीचे न गिरने देना। यदि ऐसा हुआ तो नौरंगपुर राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। वह राक्षस आकाश से नगर की मीनार पर उतर आया है। इतना कहकर चंद्रसेन उड़ता हुआ लोगों की दृष्टि से ओझल होने लगा। इधर चंद्रसेन की घोषणा सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। ओह, अब क्या होगा? हमें शीघ्र ही मीनार के पास पहुंचकर वास्तविकता का मालूम करनी चाहिए। लोगों की भीड़ शीघ्र ही मीनार के चारों ओर इकट्ठी हो गई। अरे, यहाँ तो सचमुच ही मीनार पर राक्षस खड़ा हुआ है। मीनार के चारों ओर आग लगा दो, जिससे महारोग रूपी राक्षस नीचे गिरे तो आग में जलकर भस्म हो जाए। शीघ्र ही मीनार के चारों ओर आग लगा दी गई। ओह, अब मैं क्या करूं? कुबेर तो अभी तक धन लेकर वापस नहीं लौटे। तभी फर्राटे से उड़ता हुआ चंद्रसेन उसके ऊपर से गुजरा। वत्स, मुझे खेद है, भगवान ने तुझे धन देने से इनकार कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि तू ठग है। अब तुझे इसी रूप में इस मीनार पर रहना पड़ेगा। क्या? हाँ वत्स, अब यही तेरी नीति है। यह कहकर चंद्रसेन उड़कर दूर चला गया। अब चारुदत्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी उसका पाँव मीनार से फिसल गया। वह नीचे की ओर मुंह कर भयभीत सा चिल्ला उठा, लोगों, मैं मीनार से गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नीचे खड़े लोग उसकी पुकार सुनकर हंसते हुए बोले, अरे गिरता है तो गिर जा, हमने तेरे लिए तो आग जला रखी है। राक्षस गिर रहा है, मारो मारो। अगले ही पल चारुदत्त आग की लपटों में घिर कर जलने लगा। आह, राक्षस आग में कूद गया। अब वह आग में जलकर भस्म हो जाएगा। राक्षस कैसे गिड़गिड़ा रहा है। तभी वहां वेश बदलकर चंद्रसेन आ पहुंचा। वह चारुदत्त से बोला, कहो वत्स, कैसा महसूस कर रहे हो? यह सुनते ही जलता हुआ चारुदत्त चौंका। तुम चंद्रसेन, तुमने सही पहचाना। ध्रुत, मैं कुबेर भी हूँ और चंद्रसेन भी। तुमने चालाकी से मुझे ठगा था, सो मैंने भी छल से काम लेकर तुमसे अपना बदला ले लिया है। अब तुम जीवित ही आग में जल जाओगे, यही तुम्हारी सजा है। आह चंद्रसेन, मुझे बचाओ, मैं वादा करता हूँ अब ठगी का धंधा छोड़ दूंगा। चारुदत्त की पुकार का चंद्रसेन पर कोई असर नहीं पड़ा। शीघ्र ही वह जलकर भस्म हो गया। तब चंद्रसेन अपने घर लौट आया। समाप्त।